मेरे ससुर हरिप्रसाद के पास जो भी औरत बच्चे के लिए आती, वह उसे एक कमरे में ले जाता और वह प्रेग्नेंट हो जाती। एक रात चुपके से मैं उस कमरे में चली गई और कुछ दिन बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं। मेरे तो कदमों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरा पति अजय तो दूसरे मुल्क में था। फिर अगले रोज मैं दोबारा उस कमरे में गई तो मेरे साथ बांझपन के इलाज के नाम पर आजकल ऐसे ऐसे घिनौने खेल खेले जाने लगे हैं कि जिनके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। कभी कोई बाबा बनकर औरत की इज्जत उतारता है, तो कभी कोई जाली डॉक्टर उसे बर्बाद कर देता है। हमारे देश में किसी औरत की इज्जत को तार तार करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ औलाद की खातिर औरत को जहन्नम में झोंक देते हैं। शादी के कुछ महीनों बाद अगर औरत प्रेग्नेंट न हो तो हम उस पर बांझ का धब्बा लगा देते हैं। उसका जीना दूभर कर दिया जाता है और इसी वजह से औरतें इलाज के नाम पर बर्बाद होने को भी तैयार हो जाती हैं। मेरी यह कहानी एक ऐसे ही सच पर पर्दा उठा रही है, जहां बहुत सी औरतों ने इलाज के नाम पर अपना सब कुछ गंवा दिया। जमाने के ताने बाने से बचने के लिए इलाज के नाम पर वह ऐसी दरिंदगी की भेंट चढ़ गईं कि सोचकर रूह कांप जाती है। यह जानकर ही आपके कदमों तले से जमीन खिसक जाएगी कि कैसे कुछ लोग औरत की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे बर्बाद करते हैं। मेरा नाम राधिका है और मेरी उम्र 22 साल है। मैं शादी करके जिस घर में आई थी, वहां मेरे अलावा एक ससुर हरिप्रसाद भी मौजूद थे और एक बीमार सास भी, जो हमेशा बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। मेरा पति अजय एक परदेसी था, जो शादी के एक हफ्ते बाद ही परदेश चला गया था। मुझे लगा था कि मेरे लिए ससुराल निभाना बहुत आसान होगा। ना तो ससुराल में ज्यादा लोग थे और ना ही सास की हालत ऐसी थी कि वह मेरे किसी मामले में कुछ कहे। ननद का भी कोई झंझट नहीं था। मेरा पति अजय अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मुझे लगा कि पति के परदेश चले जाने के बाद मैं पूरी तरह आजाद रहूंगी और अपनी मर्जी से सुकून की जिंदगी गुजार लूंगी। लेकिन शादी के बाद मालूम हुआ कि ससुराल निभाना किस कदर मुश्किल था। मेरा ससुर हरिप्रसाद 65 साल का बूढ़ा था, लेकिन देखने में ऐसा लगता था जैसे वह अभी भी जवान हो। हर वक्त बालों में तेल लगाए सज संवर कर तैयार रहता। कभी कभी तो मुझे उसकी तैयारी देखकर हंसी आ जाती। इतने बुढ़ापे में न जाने मेरे ससुर को क्यों जवानी छड़ी थी। फिर मुझे पता चला कि वह बांझ औरतों का इलाज करता है और जो भी औरत इलाज करवाती है, उसकी झोली खुशियों से भर जाती है। मेरे ससुर के पास आने वाली कोई भी औरत नाकाम नहीं लौटती थी। लेकिन जो बात मेरे समझ से बाहर थी, वह मेरे ससुर के इलाज का तरीका। हम शहर के एक छोटे से गांव में रहते थे, जहां ज्यादातर गरीब लोग रहते थे, जो हॉस्पिटल की महंगी दवाइयां और महंगे टेस्ट नहीं करवा सकते थे। ये पुराने जमाने का बना हुआ एक छोटा सा इलाका था, जहां पुरानी हवेलियों के ऊपर ही छोटे मोटे कच्चे घर बना दिए गए थे। हमारे इर्द गिर्द का सारा इलाका गरीबों का था, जहां जब कोई औरत इलाज के लिए परेशान होती तो मेरे ससुर के पास चली जाती। मेरे ससुर की शोहरत दूर दूर तक थी कि वह बिना पैसे लिए ही बांझ औरतों का इलाज कर देता है। गरीब औरतों के लिए इससे बड़ी क्या बात हो सकती थी। इसलिए आए दिन कोई ना कोई औरत हमारे दरवाजे पर इलाज के लिए आ जाती। सबसे ज्यादा हैरानी मुझे इस बात पर होती थी कि ना तो मेरा ससुर कोई डॉक्टर था और ना ही कोई हकीम, ना ही उसके पास कोई जादुई हिकमत थी। फिर वह भला बांझ औरतों का इलाज कैसे कर देता था। शादी के कुछ ही दिनों बाद मुझे मेरे ससुर के इलाज का तरीका पता चला, तो मैं हैरान रह गई कि क्या इस तरह भी कोई औरत प्रेग्नेंट हो सकती है। लेकिन ससुर से मुझे इस बारे में बात करने में शर्म आती थी और सास तो बात करने के काबिल ही नहीं थी। न जाने इशारों में वह मुझे क्या कुछ कहती थी, मुझे समझ ही नहीं आता था। मेरे ससुर के घर का एक कमरा खास था, जहां वह औरतों का इलाज करते थे, लेकिन उस कमरे में मेरा जाना सख्ती से मना था। ना ही कोई उस तरफ जाता था। उस कमरे में वह बांझ औरत को लेकर चले जाते। कुछ घंटे इलाज के बाद जब वह औरत वापस जाने के लिए उठती, तो उसका हाल बहुत अजीब होता। उसके चेहरे पर मुझे खौफ महसूस होता और ऐसा लगता जैसे वह बहुत मुश्किल से खड़ी हो पाई हो। उसके चेहरे की रंगत भी उड़ी उड़ी सी होती थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद हमें खबर मिलती कि वह औरत प्रेग्नेंट हो चुकी है। कई दफा मैंने इलाज के लिए आने वाली औरत को वापसी में रोकने की कोशिश की, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि मेरे ससुर कमरे में ले जाकर ऐसा कौन सा अमल करते हैं जो वह औरत प्रेग्नेंट हो जाती है। मेरे रोकने के बावजूद भी कोई औरत ना रुकती और तेजी से हमारे घर से निकल जाती। उसके चेहरे की मादहोशी देखकर मुझे किसी अनहोनी का एहसास होता। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए यही समझती रही कि शायद मेरे ससुर कोई ना कोई ऐसा इल्म रखते हैं
जिससे वह इलाज करते हैं। लेकिन मेरे लिए यह एक रहस्य ही बना रहा। मेरे अंदर एक जिज्ञासा जन्म ले चुकी थी कि उस कमरे में ऐसा क्या था कि जो औरत का इलाज भी होता था और वह प्रेग्नेंट भी हो जाती, जबकि आज के दौर में कोई डॉक्टर भी महीनों लगा देता है और मेरे ससुर तो इलाज के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लेते थे। एक दिन सच जानने के लिए मैं चुपके से उस कमरे में दाखिल हो गई थी। मेरा ससुर शायद कहीं गया हुआ था, क्योंकि काफी देर से मैंने उसे नहीं देखा था। यही मौका था जब मैं उस कमरे का सच जान सकती थी। मुझे यकीन था कि मैं प्रेग्नेंट तो हो नहीं सकती, क्योंकि मेरा पति अजय तो परदेश गया हुआ था। इसलिए खामोशी से मैं उस कमरे में दाखिल हो गई। लेकिन कमरे में दाखिल होते ही सिवाय अंधेरे के कुछ समझ में ना आया। अंधेरे में ही न जाने मैं किस चीज से टकराकर बेहोश हो गई, और जब मुझे होश आया तो मैं चुपचाप उस कमरे से बाहर निकल आई। मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, साथ ही सारा बदन टूट रहा था। सिर पर बहुत तेज चोट आई थी। मैं बड़ी मुश्किल से उस कमरे से बाहर निकल पाई। अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करने लगी। उसके बाद रोजमर्रा की तरह अपने कामों में लग गई। मैंने सोचा था कि फिर कभी मैं इस कमरे में जाकर सच का पता लगाऊंगी, क्योंकि उस दिन के बाद मेरे ससुर ने घर से बाहर ही नहीं निकाला और इसलिए मुझे मौका नहीं मिल सका। एक दिन मैं बाजार गई तो वहां मुझे एक औरत नजर आई जो हमारे घर से इलाज करवा कर गई थी। मुझे उसका चेहरा आज भी अच्छी तरह याद था, क्योंकि जिस बदहवासी के आलम में वह कमरे से निकलकर गई थी वह शर्मनाक था। मैंने अपनी चादर से अपना मुंह ढक लिया और उसे आवाज देकर रोका तो वह रुक गई। मैंने उसे बताया कि मेरा नाम राधिका है और मैं अपना इलाज करवाना चाहती हूँ। मैं एक बांझ औरत हूँ। मैंने सुना है कि आपने एक बूढ़े आदमी से अपना इलाज करवाया है। मेरी बात सुनकर उस औरत के चेहरे का रंग बदल गया और मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर ही वह तेजी से वहां से चल दी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह इस कदर जल्दी से निकली कि मैं रोक ही ना पाई। पहले भी मुझे इसका अंदाजा कुछ अजीब लगा था, और आज तो मैं पूरी तरह हैरान हो गई थी कि ऐसी क्या बात है कि मुझे इलाज के बारे में बताने के बजाय उसने भाग जाना बेहतर समझा। दिमाग में अजीब अजीब से सवाल आ रहे थे। मैंने सारा सामान खरीदा और थकी हारी वापस घर लौट आई। गर्मी की शिद्दत से मुझे चक्कर आ रहे थे। कुछ देर आराम करने के बाद मैं घर के कामों में लग गई, लेकिन मेरी तबीयत ना संभली। चक्कर आने के साथ साथ उल्टी भी शुरू हो गई, तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। फिर मेरा जी मचलने लगा। मुझे अपनी तबीयत का यह बदलाव कुछ अजीब सा लगा, इसलिए ना चाहते हुए भी मैंने खामोशी से अपना टेस्ट करवा लिया, और रिपोर्ट देखकर तो मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, जबकि मेरा पति अजय तो परदेश में था। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मेरे दामन पर बांझ होने का दाग नहीं था, लेकिन बदकिरदारी का दाग जरूर लगने वाला था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं अपनी सास के पास जाकर बैठ गई। मेरी सास इशारों ही इशारों में मेरे रोने का कारण पूछ रही थी, लेकिन उन्हें बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। मैं उनसे क्या बताती कि उनके बेटे की गैर मौजूदगी में ही मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। दरवाजा बजने की आवाज पर मैं अपनी सास के पास से उठी और जाकर दरवाजा खोला तो बाहर एक खूबसूरत कम उम्र की लड़की खड़ी थी। वह मुझसे कहने लगी कि वह अपने बांझपन का इलाज करवाने आई है। उसकी बात सुनकर मुझे हैरानी हुई, और मुझे याद आया कि उस खास कमरे में जाने के बाद कुछ देर के लिए मैं बेहोश हुई थी। तो ऐसा क्या हुआ था कि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी? उस लड़की का मासूम चेहरा देखकर मैंने झूठ कह दिया कि फिलहाल मेरे ससुर घर पर मौजूद नहीं है, वह 2 दिन बाद आ जाएंगे। मेरी बात सुनकर वह मायूसी से वापस जाने के लिए पलट गई। मेरे लिए इससे ज्यादा सब्र करना मुमकिन नहीं था, इसलिए मैं उस कमरे में बिना रुके घुसती चली गई और मैंने अंधेरे में अपने मोबाइल का टॉर्च जला लिया। आज मैं अंधेरे में टकराकर गिरना नहीं चाहती थी, बल्कि उजाले में सच्चाई देखना चाहती थी, जिसकी वजह से मेरे पेट में एक जान पल रही थी। रोशनी हाथ में लिए उस कमरे में दाखिल होने के बाद जो कुछ मैंने देखा और जो मेरे साथ हुआ, मेरे तो होश उड़ गए। मैं जान गई थी कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई थी। मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा था। ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरा 65 साल का बूढ़ा ससुर ऐसी हरकतें भी कर सकता है। कुछ घंटे तकलीफ सहने के बाद मैं उस कमरे से तो बाहर निकल आई, लेकिन साथ ही साथ मेरे जिस्म से जान निकल गई थी। ये कैसा खेल रचाया जा रहा था जिससे हर कोई बेखबर था। मैं बिस्तर पर लेटी आंसू बहा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब अपने इस बच्चे के बारे में दुनिया को क्या बताऊंगी। कौन मेरी बात पर यकीन करेगा? मेरा खुद का ताल्लुक एक गरीब घराने से था,
और मेरी विदाई के वक़्त मेरी भाभी ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि दोबारा कभी पलटकर मेरे घर मत आना, क्योंकि मेरे माँ और बाप दोनों ज़िंदा नहीं थे। मैं अपनी भाभियों के लिए एक बोझ थी। जैसे ही मेरे लिए अजय का रिश्ता आया, मेरी भाभियों ने बिना सोचे समझे रिश्ते को हाँ कर दिया और मुझे छुटकारा हासिल कर लिया। मैंने शादी के दिन पहली दफ़ा अजय को देखा था और मुझे कुछ सुकून का एहसास हुआ था। जल्दबाजी में ही सही, पर मेरे भाइयों ने गलत फैसला नहीं किया था। अजय बहुत अच्छे थे और उन्होंने मेरे साथ एक हफ्ता बहुत अच्छे से गुजारा। फिर उसके बाद मुझसे जुदा होकर वह परदेश रवाना हो गए। जाते जाते वह मुझे इस बात का पाबंद करके गए थे कि मैं उनकी बीमार माँ का ख्याल रखूं और उनके बाप के कामों में दखल ना करूं। उस वक़्त मुझे उनकी यह बात समझ में नहीं आई थी कि वह जाते जाते मुझे यह बात क्यों कह रहे थे। मैं भला उनके पापा के काम में दखल क्यों करूंगी? लेकिन अब यह बात मुझे अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि इस दखल का क्या अंजाम निकला था। अजय के जाने के बाद मेरे ससुर मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते थे। उनके जाने के बाद भी मुझे किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। मेरे ससुर हमेशा मुझे एक ही बात कहते कि मैं उनके इलाज वाले कमरे से दूर रहूं, क्योंकि इस तरह उनके काम में रुकावट आती है। मैंने भी उनकी बात मान ली थी, लेकिन मेरे अंदर के मन ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं उनके बात के खिलाफ जाऊं। मेरे ससुर अक्सर ही अगरबत्तियां जलाकर उस कमरे में ले जाया करते थे। मुझे तो यही लगता था कि वह शायद किसी तंत्र मंत्र के जरिए इलाज करते हों, लेकिन ना ही मैंने अपने ससुर को कभी पूजा करते देखा था और ना ही कभी किसी देवी देवता का नाम लेते हुए सुना था। और यह राज मुझे अब खुला था कि उस कमरे में क्या होता था। मुझे बिस्तर पर पड़े रोते ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि मेरा फोन बजने लगा। अजय का फोन आ रहा था। मुझे फोन उठाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अगर मैं फोन नहीं उठाती तो वह अपने पापा को फोन करते और मेरे ससुर मेरे कमरे में चले आते। यही सोचकर मैंने फोन उठा लिया था। अजय ने मुझे अपने आने की खबर सुनाई थी। वह 1 महीने की छुट्टियों पर आ रहे थे। ये बात सुनकर मेरे अंदर जैसे किसी ने नई जिंदगी डाल दी हो। खुदा ने मुझे अपने दामन से बहुत बदकिरदारी से बचने का एक मौका दिया था। मैंने अपनी प्रेगनेंसी की खबर सबसे छुपा ली और सारा दिन कमरे में बंद रही। अगले ही दिन फ्लाइट से अजय घर आ गए। मैं अजय के गले लगकर जोरों से रोने लगी। अजय को लगा कि शायद मैं उनकी याद में बेताब थी। कुछ दिन अजय मेरे साथ गुजार कर वापस जाने लगे, तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी की खबर उन्हें सुनाई। मैं उन्हें यह बताना चाहती थी कि मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, जबकि यह बात सरासर झूठ थी। अजय की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह मेरे सीने से लग गए और कहने लगे कि यह शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन यह मेरा दिल ही जानता था कि मैंने उन्हें यह खबर किस दिल से सुनाई है। अजय अपने पापा को मेरा ख्याल रखने की ताकीद करके चले गए और मैं एक दफा फिर इस चारदीवारी में रह गई, जहां अब मेरा दम घुटने लगा था। कभी कभी तो मैं सोचती कि हम औरतें कितनी मजबूर होती हैं। अपनी इज्जत को बचाने के लिए हम औरतें किस तरह अपने मुंह पर ताला लगा देती हैं। अजय के जाने के बाद मैंने कमरे से बाहर निकलना बिल्कुल कम कर दिया था। घर का कामकाज करने के बाद मैं वापस अपने कमरे में जाती और सारा दिन अपनी उस बंद कमरे में आंसू बहाती रहती। ऐसे ही काम करते वक्त एक दिन दरवाजा बजा और मैंने दरवाजा खोला तो वह वही मासूम चेहरे वाली लड़की मेरे दरवाजे पर खड़ी थी और औलाद के लिए अपनी झोली फैला रही थी। मैं उसे किसी जुल्म का निशाना नहीं बनने देना चाहती थी, इसलिए मैंने उससे कह दिया कि मेरे ससुर अब इलाज नहीं करते और बेहतर यह है कि वह वापस लौट जाए और दोबारा कभी हमारे दरवाजे पर ना आए। लेकिन वह मेरे ससुर की इतनी तारीफ सुन चुकी थी कि वापस लौटने को तैयार ही नहीं थी। मजबूरन मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद उसे वह सच बता दिया जो मुझ पर बीत चुका था। मेरी बात सुनकर उसके होश उड़ गए थे और वह मेरी शुक्रगुजार होकर वापस लौट गई थी। मैंने खुद का शुक्रिया अदा किया कि मेरी वजह से किसी एक मजबूर औरत की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। मैं खुद को तो ना बचा सकी, लेकिन मैंने यह ठान लिया था कि दरवाजे पर आने वाली हर औरत की इज्जत को बचाना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए जब भी दरवाजा बजता, मैं दौड़कर चली जाती और अगर कोई औरत आती तो उसे मैं भगा देती। एक दिन मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरी सहेली खड़ी थी, जो मेरी बचपन की दोस्त थी। बहुत अरसे बाद मैंने उसे देखा। मुझे देखते ही वह मेरे गले लग गई और कहने लगी कि वह मुझसे मिलने आई है। मैंने उसे अपने कमरे में बिठाया और कुछ देर तो हम इधर उधर की बातें करते रहे। उसने मुझे बताया कि उसकी शादी एक पुलिस वाले से हुई थी, जो अब एक बड़ा पुलिस ऑफिसर बन चुका है।
और वह बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही है। सहेली की बात सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए और मैंने सोच लिया कि अब मैं मुजरिम को उसके अंजाम तक जरूर पहुंचाऊंगी। मैंने अपनी दोस्त को सारा सच बता दिया और उससे मदद की गुजारिश की। साथ ही इस बात के लिए भी राज्य किया कि कहीं भी मेरा नाम नहीं आएगा, क्योंकि मैं अजय से अलग होना नहीं चाहती थी। मेरी दोस्त ने मुझसे वादा कर लिया था कि वह मेरी मदद जरूर करेगी। 2 दिन बाद ही हमारे घर पर भारी पुलिस वालों ने रेड डाली। पुलिस को मेरे ससुर के खिलाफ काफी सबूत मिल चुके थे और मेरा ससुर गिरफ्तार हो गया। मैंने अजय को यह खबर सुनाई तो वह भी प्रदेश छोड़कर वापस चले आए, क्योंकि घर में अब मैं और मम्मी ही रहते थे। अजय कहने लगे कि उन्हें अपने पापा का सच बहुत पहले से मालूम था और कई दफा उन्होंने पापा को इस गलत काम से रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनके पापा ने उनकी एक न मानी और आज यह बदनामी का दिन देखना पड़ रहा है। अजय की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि अपने पापा का सारा सच जानते थे, फिर भी खामोश रहे, और शायद आज उन्हें मेरी सूरत में सजा मिल गई थी। अब मुझे समझ आया कि मेरा प्रेग्नेंट होना मेरी सजा नहीं, बल्कि मेरे पति की सजा है, जिन्होंने कई औरतों की बर्बादी को खामोशी से देखा था। इस कमरे को पुलिस ने फिलहाल सील कर दिया था, क्योंकि वह कमरा इलाज का नहीं, बल्कि उस कमरे से एक खास खुफिया सुरंग निकलती थी, जो शायद पुराने वक्तों में एक हवेली से दूसरी हवेली को जाने का रास्ता बनाई गई थी, या फिर मुश्किल वक्त में भागने के लिए। ये पूरा इलाका पुराने जमाने की हवेली के ऊपर बना हुआ था। उस कमरे से निकलने वाली सुरंग दूसरे इलाके में बनी एक हवेली तक जाती थी। मेरे ससुर औरत को इलाज के नाम पर उस कमरे में ले आते और उन्हें उस सुरंग से गुजरकर दूसरी हवेली में पहुंचा देते थे, जहां कई घंटे तक वह किसी न किसी दरिंदे का शिकार बनी रहती। मजबूर औरतों की वीडियो बनाई जाती और उन पर कई घंटे तक जुल्म किया जाता। एक वक्त में 2-2 मर्द उस औरत के साथ अपनी हवस पूरी करते। जब उनका दिल भर जाता तो वापस इस सुरंग के जरिए उस कमरे में भेज दिया जाता। कई घंटे की जिल्लत के बाद जब औरत उस कमरे से बाहर निकलती तो वह अपने होश में न रहती। उनके चेहरे का रंग बदल जाता और वह चलने के लायक भी न रहती। उसके पास तो बोलने के लिए अल्फाज भी ना होते। इसलिए जब मैं किसी औरत को रोकने की कोशिश करती तो वह भाग चली जाती। बेहोशी के आलम में जब मैं उस कमरे में पड़ी थी तो मेरे साथ भी ज्यादती की गई थी, लेकिन किसने और कैसे की थी, ये बात मुझे आज भी नहीं पता चली, और ना ही मेरे ससुर को इस बात का पता है। शायद इसी रास्ते के जरिए कोई चला आया था, जिसने मुझे बेहोश पाकर अपनी हवस पूरी कर ली थी। होश में आने के बाद मैं वापस कमरे में लौट आई और मेरे ससुर को कानो कान खबर नहीं हुई, क्योंकि वह उस वक़्त घर पर मौजूद नहीं थे। लेकिन जब अगली दफा टॉर्च लेकर मैं उस कमरे में दाखिल हुई तो मेरे ससुर उस सुरंग के जरिए दूसरी हवेली में जा रहे थे और मैं भी खामोशी से उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वहां पहुंचकर मैंने एक औरत की बर्बादी का मंजर अपनी आंखों से देखा था। मैं वहां से आने ही वाली थी कि मुझे मेरे ससुर ने देख लिया, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए वापस मुझे इस कमरे में ले आए और मेरे साथ इस कदर सख्ती से पेश आए थे कि मेरी जान निकल गई। मेरे ससुर ने कहा था कि अगर मैंने जुबान खोली या दोबारा उस कमरे में गई तो वह मेरी और अजय की तलाक करवा देंगे। उनका असल मकसद पैसे कमाना नहीं, बल्कि अपने अंदर की प्यास बुझाना था। मैं अपने ससुर की धमकियों के आगे खामोश हो गई, क्योंकि मेरे पास कोई सहारा नहीं था और ना ही मेरा पति यहाँ था। लेकिन जब मेरी दोस्त आई तो मैंने सारी सच्चाई उसे बता दी। जालिम की रस्सी खींचने का वक्त आ चुका था। शायद इसलिए सालों बाद मेरी सहेली मेरे घर आई थी। पुलिस वालों ने मेरे ससुर को ही नहीं, बल्कि दूसरी हवेली में मौजूद तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। ये एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो मिलकर काम कर रहा था। मैंने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया था, जिसे अजय ने बहुत मोहब्बत से अपनी गोद में उठाया था। मैं अजय का चेहरा देख रही थी, जहां मोहब्बत के जज्बात थे। मैं सोच रही थी कि अजय सारी जिंदगी इस बात से अनजान रहेंगे कि यह बच्चा उनका नहीं है, बल्कि उनकी गलती की सजा है। अगर वह पहले ही अपने बाप के खिलाफ कोई सख्त कदम उठा लेते तो शायद इस तरह मेरी इज्जत बर्बाद ना होती और बहुत सी औरतें भी बच जातीं। मेरी सास को भी सारा सच मालूम था, लेकिन मेरे ससुर उन्हें कई तरह की दवाइयां देकर मजबूर और गूंगा बना चुके थे। मेरी सास इशारों में यही सच बताना चाह रही थी, लेकिन यह बात मुझे अब समझ आई थी। मैं और अजय अब एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं और मेरी सास की तबीयत भी अब पहले से ठीक है। हम इंसान हमेशा अपने इर्द गिर्द होने वाली बुराइयों को नजरअंदाज कर देते हैं
और फिर वही बुराई समाज के लिए नासूर बन जाती है। इसलिए जहां भी बुराई को फलता फूलता देखें, उसे वहीं पर जड़ से खत्म कर दें। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करें और इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।